इतिहास की किताबों में हमें अक्सर नायक और खलनायक की एक सीधी सादी तस्वीर दिखाई जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश की आज़ादी के लिए लड़े और दूसरी तरफ वो जो विदेशी हुकूमत के वफादार थे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के इतिहास में एक शख्स ऐसा भी था जो इन दोनों किरदारों को एक साथ जी रहा था। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो दिन में ब्रिटिश राज का एक वफादार ऑफिसर था, कानून और व्यवस्था बनाए रखता था, लेकिन रात होते ही वो एक ऐसा क्रांतिकारी बन जाता था जिसकी कलम से निकले शब्द एक दिन पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिलाने वाले थे। ये कहानी उस टकराव की है, उस कश्मकश की है जो एक ही इंसान के भीतर चल रही थी। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उस गुप्त जीवन की अनकही कहानी है, जिन्हें हम सब वंदे मातरम की रचयिता के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन उस गीत के पीछे छिपे इंसान की कहानी कहीं ज्यादा पेचीदा और हैरान करने वाली है। चलिए कल्पना की एक दुनिया में चलते हैं। साल 1857 के विद्रोह की आग अभी बुझी नहीं है। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका है और अब सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और दबा हुआ गुस्सा पसरा है। और ठीक इसी दौर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री लेकर एक नौजवान ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक बड़ा ओहदा, डिप्टी कलेक्टर का पद संभालता है। नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एक होशियार, अनुशासित और अपने काम के प्रति वफादार ऑफिसर, जो अपनी काबिलियत के दम पर उस सिस्टम का हिस्सा बनता है जिसने उसके ही देश को गुलाम बना रखा है। दिन के उजालों में अंग्रेजी हुकूमत के फैसले लागू करवाते, लगान वसूलने की कार्रवाई का हिस्सा बनते और कानून का राज बनाए रखते। जैसे ही रात का अंधेरा छाता, यही ऑफिसर अपने कलम उठाता और शब्दों से उस क्रांति की नींव रखता जो एक दिन इसी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली थी। ये कैसे हो सकता था? एक ही आदमी दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में कैसे जी सकता था? क्या ये सिर्फ एक नौकरी थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? यही सवाल हमें बंकिम चंद्र की उस छिपी हुई दुनिया की ओर ले जाता है, जहां देशभक्ति और फर्ज के बीच एक खामोश जंग चल रही थी। बंकिम चंद्र का जन्म जून 1838 में बंगाल के नैहाटी के पास कंठलपाड़ा गांव के एक अमीर और पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता यादव चंद्र चट्टोपाध्याय खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिप्टी कलेक्टर थे। जाहिर है, घर का माहौल ऐसा था जहां पढ़ाई लिखाई और सरकारी नौकरी को बहुत सम्मान दिया जाता था। बंकिम बचपन से ही पढ़ने में कमाल के तेज थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई मिदनापुर में हुई और बाद में उन्हें कलकत्ता के मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वो संस्कृत और इंग्लिश दोनों भाषाओं के बड़े जानकार थे। उनकी काबिलियत का आलम यह था कि वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले कुछ ग्रेजुएट्स में से एक थे। जिस साल यानी 1857 में पूरा उत्तर भारत क्रांति की आग में जल रहा था, उस वक्त बंकिम अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। इसके कुछ साल बाद 1858 में सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ब्रिटिश सिविल सर्विस ज्वाइन की और डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर बने। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी, जब भारतीयों के लिए इतने ऊंचे सरकारी पद तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। पूरे 32 साल तक 1891 में अपने रिटायरमेंट तक उन्होंने पूरी ईमानदारी और लगन से अपनी ड्यूटी निभाई। उनका काम करने का तरीका इतना शानदार था कि बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिसर भी उनकी काबिलियत का लोहा मानते थे। उन्हें राय बहादुर और कैंपेनियन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर जैसी उपाधि भी दी गई। पहली नज़र में देखने पर कोई भी यही कहेगा कि बंकिम चंद्र ब्रिटिश राज के एक आदर्श मुलाजिम थे। वो उस सरकारी मशीनरी का एक ज़रूरी हिस्सा थे जो भारत पर ब्रिटिश पकड़ को बनाए रखने का काम करती थी। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन का समर्थन किया और सिस्टम के अंदर रहकर काम करने में यकीन दिखाया। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई थी? क्या उनके दिल में कभी ये सवाल नहीं उठता था कि जिस कानून को वो लागू करवा रहे हैं वो उन्हीं के देशवासियों को दबाने के लिए बनाया गया है? क्या एक इंग्लिश ऑफिसर के नीचे काम करते हुए, अपने ही लोगों पर हुक्म चलाते हुए उनकी आत्मा कभी नहीं कचोटती थी? दुनिया के लिए वो एक कामयाब और वफादार ऑफिसर थे, लेकिन उनके अंदर एक और ही दुनिया आकार ले रही थी। एक ऐसी दुनिया जो इस वफादारी के नकाब के ठीक उलट थी। एक सरकारी ऑफिसर की जिंदगी जीते हुए बंकिम चंद्र अपनी आंखों से ब्रिटिश राज के जुल्म
और नाइंसाफी को बहुत करीब से देख रहे थे। वो सिर्फ फाइल्स में लिखे आंकड़े नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे छिपे दर्द, गरीबी और लाचारी को महसूस कर रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसे किसानों पर भारी भरकम लगान थोपा जाता था, कैसे अकाल और भुखमरी से लोग मर रहे थे और कैसे इंग्लिश ऑफिसर छोटी छोटी बातों पर भारतीयों की बेइज्जती करते थे। ये सब कुछ उनके जहन पर गहरा असर डाल रहा था। उनके अंदर का लेखक इस अन्याय को चुपचाप बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। एक घटना का जिक्र अक्सर किया जाता है जो उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लेकर आई। बात 1873 की है, जब बंकिम चंद्र बरहमपुर में डिप्टी कलेक्टर थे। एक शाम वो ऑफिस से अपनी पालकी में घर लौट रहे थे। उनके कहारों पालकी उठाने वालों ने बैरक स्क्वायर फील्ड से गुजरने वाला एक छोटा रास्ता पकड़ लिया। उस मैदान पर कर्नल डुफिन नाम का एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी क्रिकेट खेल रहा था। पालकी के मैदान से गुजरने पर खेल में रुकावट आई, जिससे कर्नल डुफिन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने न सिर्फ बंकिम के कहारों को गालियां दी, बल्कि गुस्से में आकर खुद डिप्टी कलेक्टर बंकिम चंद्र को धक्का दे दिया और उनकी बेइज्जती की। यह सिर्फ एक धक्का नहीं था, यह एक भारतीय के आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। यह उस घमंड को दिखाता था जो ब्रिटिश अफसर अपने भारतीय सहकर्मियों के प्रति रखते थे। चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, बंकिम चंद्र इस अपमान से तिलमिला उठे। उन्होंने इस मामलों को कानूनी तौर पर लड़ने का फैसला किया। शहर के लोग उनके समर्थन में उतर आए और आखिरकार कर्नल डुफिन को अदालत में माफी मांगनी पड़ी। भले ही बंकिम ये केस जीत गए, लेकिन इस घटना ने उनके दिलो दिमाग पर एक गहरी चोट की। उन्हें एहसास हो गया कि जब तक देश गुलाम है, तब तक कोई भी भारतीय, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर ही क्यों ना हो, असल में इज्जतदार और आज़ाद नहीं है। उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या सिस्टम के भीतर रहकर सुधार की कोई उम्मीद है, या फिर इस पूरे सिस्टम को ही चुनौती देना जरूरी है। इसी उथल पुथल और अपमान की आग ने उनके भीतर के बागी लेखक को जगा दिया। उन्होंने तय किया कि जो बात वो दिन के उजालों में एक सरकारी ऑफिसर बनकर नहीं कर सकते, वो रात के अंधेरे में एक लेखक बनकर अपनी कलम से कहेंगे। अपने अंदर उठ रहे विचारों के तूफान को बंकिम चंद्र अब और रोक नहीं पाए। उन्होंने तय किया कि वो साहित्य को अपना हथियार बनाएंगे। हालांकि उनकी पहली किताब राजमोहन्स वाइफ इंग्लिश में थी, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि अगर अपने लोगों के दिलों तक पहुंचना है तो अपनी भाषा में ही लिखना होगा। उन्होंने बंगाली भाषा को अपना माध्यम बनाया और उसे एक नई पहचान दी। 1865 में उनका पहला बंगाली उपन्यास दुर्गेश नंदिनी छपकर आया और आते ही उसने बंगाली साहित्य में तहलका मचा दिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था 1872 में एक साहित्यिक पत्रिका बंगा दर्शन की शुरुआत करना। यह सिर्फ एक मैगजीन नहीं थी, यह अपने आप में एक आंदोलन था। बंगा दर्शन का मकसद पढ़े लिखे बंगालियों और आम जनता के बीच एक पुल बनाना, उनमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाना था। इस पत्रिका के जरिए बंकिम चंद्र लोगों को उनके शानदार इतिहास की याद दिलाते और समाज में फैली बुराइयों पर कड़ा प्रहार करते थे। जरा सोचिए, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिप्टी कलेक्टर जो दिन में अंग्रेजी फाइल्स और कानूनों से घिरा रहता है, और वही इंसान रात में बंगा दर्शन के लिए ऐसे लेख लिख रहा है जो सीधे सीधे ब्रिटिश रूल की सोच पर हमला करते हैं। बंगा दर्शन ने बंगाल की बौद्धिक दुनिया में क्रांति ला दी। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान विचारक भी अपने शुरुआती दिनों में इससे बहुत प्रभावित हुए। बंकिम चंद्र ने अपनी पत्रिका से एक ऐसा मंच तैयार कर दिया था जहां भारतीय अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने भविष्य पर खुलकर बात कर सकते थे। वो सीधे सीधे बगावत की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उस जमीन को तैयार कर रहे थे जिस पर भविष्य में राष्ट्रवाद का एक विशाल पेड़ खड़ा होने वाला था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि आत्मनिर्भरता और अपनी विरासत पर गर्व करना ही गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का पहला कदम है। दिन में वो अंग्रेजों के ऑफिसर थे, तो रात में वो अपनी कलम से भारत की आत्मा को जगाने वाले एक ऋषि बन जाते थे। बंकिम चंद्र की दोहरी जिंदगी और उनके विचार अपने शिखर पर पहुंचे उनके सबसे मशहूर और सबसे विवादित नॉवेल आनंद मठ के साथ, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक राजनीतिक ऐलान था जिसने पूरे देश में देशभक्ति की आग लगा दी। आनंद मठ की कहानी 18वीं सदी के अंत में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। ये वो दौर था जब 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। लोग भूख से मर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बेरहमी से टैक्स वसूल रही थी। इसी नाइंसाफी के खिलाफ कुछ हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों ने मिलकर
बगावत कर दी थी। उन्होंने कंपनी की कोठियों और खजानों पर हमला किया और लूटा हुआ पैसा गरीबों में बांट दिया। यह इतिहास का एक ऐसा पन्ना था जिसे अंग्रेज दबा देना चाहते थे। बंकिम चंद्र ने इसी भूली बिसरी कहानी को अपने उपन्यास का आधार बनाया। आनंद मठ में उन्होंने संतान नाम के गुप्त संगठन की कल्पना की। ये संतान अपनी मातृभूमि को देवी मानकर पूजते हैं और उसे विदेशी हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए हथियार उठाते हैं। उपन्यास का हीरो महेंद्र अकाल और लूटपाट से बचते बचाते इन संतानों के मठ यानी आनंद मठ में पहुंचता है। वहां उसे 3 रूपों में भारत माता की मूर्तियां दिखाई जाती है। पहली माँ जैसी थी, जो अतीत के गौरवशाली भारत का प्रतीक है। दूसरी माँ जैसी अब है, जो वर्तमान की बेबस जंजीरों में जकड़ी कंगाल भारत माता को दिखाती है। और तीसरी माँ जैसी होंगी, जो भविष्य के आज़ाद, खुशहाल और शक्तिशाली भारत की कल्पना है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये राष्ट्रवाद की एक सीधी और असरदार परिभाषा थी। बंकिम चंद्र ने सन्यासी विद्रोह की घटना को एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया। आनंद मठ ने लोगों को सिखाया कि देशभक्ति भी एक धर्म है और अपनी मातृभूमि की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। इस उपन्यास ने पहली बार भारत को भारत माता के रूप में एक जीता जागता दैवीय रूप दिया। ये एक ऐसा विचार था जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों को छुआ और उन्हें एक पहचान और एक लक्ष्य के लिए एकजुट कर दिया। जिस ऑफिसर को ब्रिटिश हुकूमत अपने सिस्टम का हिस्सा समझती थी, उसी ने इतिहास के पन्नों से एक विद्रोह को निकालकर उसे भविष्य की क्रांति की सबसे बड़ी प्रेरणा बना दी। आनंद मठ उपन्यास के भीतर से ही उस मंत्र का जन्म हुआ जो आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे ताकतवर नारा बना, वंदे मातरम। ये गीत उपन्यास का ही एक हिस्सा था, लेकिन इसकी अपनी एक अलग और अद्भुत कहानी है। माना जाता है कि बंकिम चंद्र ने इस गीत को 7 नवंबर 1875 को अपने गांव कांथालपाड़ा में एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर लिखा था। ये वो पल था जब उनके भीतर का कवि, दार्शनिक और देशभक्त सब एक हो गए। उन्होंने संस्कृत और बंगाली भाषा को मिलाकर एक ऐसी प्रार्थना रची जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। वंदे मातरम का मतलब है, हे माँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ। ये गीत भारत की धरती का एक जीता जागता चित्र खींचता है। पानी से भरी, फलों से लदी, चंदन जैसी ठंडी हवाओं वाली और फसलों से हरी भरी धरती। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं था, ये मातृभूमि को एक देवी के रूप में देखना था। गीत की आगे की पंक्तियों में माँ दुर्गा के 10 हथियारों का जिक्र आता है, जो इस बात का प्रतीक था कि ये माँ सुंदर और शांत होने के साथ साथ अपने दुश्मनों का नाश करने की शक्ति भी रखती है। जब आनंद मठ छपा तो ये गीत जंगल की आग की तरह फैल गया। 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को धुन देकर गाया। उस दिन के बाद वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रहा, ये क्रांति की आवाज बन गया। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने का फैसला किया तो वंदे मातरम का नारा बंगाल की सड़कों पर गूंज उठा। प्रदर्शनकारी, क्रांतिकारी और आम लोग इसे गाते हुए लाठियां और गोलियां खाते थे। अंग्रेज सरकार इस नारे से इतनी डर गई कि उन्होंने इसे सार्वजनिक तौर पर गाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन जितना इसे दबाया गया, इसकी ज्वाला उतनी ही भड़कती गई। लाला लाजपत राय ने लाहौर से वंदे मातरम नाम की एक मैगजीन शुरू की। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में भारत को जो पहला झंडा फहराया, उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। ये गीत उन क्रांतिकारियों के आखिरी शब्द बन गए जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। एक ब्रिटिश ऑफिसर की कलम से निकला ये गीत ब्रिटिश एम्पायर के ताबूत में सबसे मजबूत किलों में से एक साबित हुआ। 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी जलाई हुई मशाल कभी नहीं बुझी। उनकी जिंदगी एक असाधारण कश्मकश की कहानी है। एक ऐसे इंसान जो 32 साल तक उस एम्पायर की नौकरी करता रहा जिसे वो अंदर ही अंदर खत्म कर देना चाहता था। कुछ लोग उन्हें अंग्रेजों का समर्थक मानते थे क्योंकि उन्होंने कभी खुलकर बगावत नहीं की और ब्रिटिश गवर्नमेंट से सम्मान भी पाया। वहीं दूसरी तरफ उनके लिखे शब्दों ने भारत में राष्ट्रवाद और राष्ट्र पहचान की वो नींव रखी जो उनसे पहले किसी ने नहीं रखी थी। शायद बंकिम चंद्र ये जानते थे कि असली लड़ाई मैदान से पहले दिलों और दिमाग में लड़ी जाती है। उन्होंने सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुना, बल्कि साहित्य के जरिए लोगों की सोच को जगाने का काम किया। उन्होंने भारतीयों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास पर गर्व करना सिखाया।
उन्होंने भारत माता की एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसके लिए करोड़ों लोग अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। 24 जनवरी 1950 को आजाद भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर सम्मान देते हुए भारत के नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाया। ये उस इंसान को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी जिसने दिन में एक ऑफिसर का किरदार निभाया और रात में एक बागी की तरह लिखा। बंकिम चंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि क्रांति सिर्फ तलवारों से नहीं होती, कभी कभी कलम की एक चोट भी बड़े बड़े साम्राज्यों को हिलाने के लिए काफी होती है। वो अंग्रेजों के ऑफिसर जरूर थे, लेकिन इतिहास उन्हें हमेशा भारत के सबसे बड़े साहित्यिक बागियों में से एक के रूप में याद रखेगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इस दोहरे जीवन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप उन्हें एक सुधारक मानते हैं या एक खामोश रिवोल्यूशनरी? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको भारत के अनसुने नायकों की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इतिहास के ऐसे ही और रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।